बजोरिया मोटर्स के सुरेश बजोरिया जी एमडी बैठे हुए हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन के बाद और पर्टिकुलरली अनलॉक जो मिशन बिगिन अनलॉक जो चल रहा है उसमें आपका जो ई रिक्शा का जो ट्रेड है उसमें क्या क्या मुसीबत आई, क्या आर्थिक दृष्टि से क्या क्या समस्या है, आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। लॉकडाउन को हम ये बोल सकते हैं कि लॉकडाउन जैसे कहावत है हम लोगों में, मारवाड़ियों में, दुबले पर दो आषाढ़। एक तो दुबला आदमी रहता है, आषाढ़ की ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, नॉर्मल ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आषाढ़ में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो दुबले पर दो आषाढ़ जैसा काम किया है। ई रिक्शा इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ई रिक्शा इंडस्ट्री में पहले ही हमारे ऊपर तकलीफ़ों का कोई पहाड़ ऐसा टूटा हुआ था जिसको कि हम किसी तरह से झेल रहे थे, जूझ रहे थे। लॉकडाउन के बाद ऐसा हो गया है कि क्योंकि ई रिक्शा के जो कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, वो बीपीएल कैटेगरी, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो है वो लोग हमारे कस्टमर होते थे। तो पहला तो क्या हो गया है कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो माइग्रेटेड वर्कर यहाँ पर थे वो अपने गांव, अपने शहर में वापस लौट गए। हजारों की तादाद में यहाँ से लोग वापस चले गए। तो ई रिक्शा के कस्टमर ही खरीदारी कम हो गए, और जो थोड़े बहुत बचे तो बैंकों का जो रवैया है, पहले भी बैंकों का हमारे प्रति बहुत ही नकारात्मक रवैया था। ई रिक्शा के प्रोडक्ट को ऐसा लगता था कि एक किसी छुआछूत की बीमारी आ गई। अगर कोई गया कि साहब मुझे एक ई रिक्शा खरीदना है, मुझे कुछ फाइनेंस दे दीजिए, क्योंकि एक ई रिक्शा के लिए अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का लोन किसी को भी अपना स्वयं कारोबार करने के लिए देने की प्रधानमंत्री जी की तरफ से पेशकश की हुई है। तो उसमें बहुत अच्छे से फिट बैठता है। 30-40 हज़ार रुपये अपने पास से लगा दिया, 80-90 हज़ार रुपये बैंक से लोन मिल गया, और वो डेली की आजीविका वो कमा सकते थे। तो पहले भी बैंक वाले की 80 हज़ार का लोन बांटने के लिए, क्योंकि उनको 80 हज़ार का लोन देने के लिए भी फॉर्मेलिटी उतनी करनी पड़ती थी जितने 80 करोड़ के लिए। और 80 हज़ार वाले एक आधे केस अगर कोई खराब हो गए, एनपीए हो गए, तो उसको टारगेट बना के, बहाना बना करके कि ई रिक्शा के अकाउंट एनपीए होते हैं, हमको ई रिक्शा को फाइनेंस नहीं करना है। 80 हज़ार डुबाने को तैयार नहीं। अगर एक गरीब आदमी ने नहीं दिया तो एक के पीछे आप 1000 को पेनलाइज कर रहे हैं। 80 करोड़ को ही लेके भाग गया पूंजीपति, तो उसके पीछे वो कोर्ट केस लड़ेंगे, सब करने को बैंकर तैयार है। तो ई रिक्शा एक ऐसा प्रोडक्ट रहा, क्योंकि ई रिक्शा के खरीदार के पास अमूमन नॉर्मली अपना खुद का घर नहीं होता है, उसकी खुद की कोई इनकम टैक्स की डिटेल नहीं होती है, उसका कोई ऐसा सीएमए डाटा या ऐसा कुछ रहेगा, वो कुछ भी उनके पास होता नहीं है। गरीब आदमी है बेचारा, वो किसी, या उसके पास कोई सैलरी सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसी चीजें नहीं है। तो अब बोलेंगे कि साहब ऐसा कुछ नहीं है तो उसको फाइनेंस क्यों मिलता था, क्यों मिलेगा? तो उसका सीधा सा जवाब है कि आप किसी चीज को हाइपोथिकेट करके लोन देते हैं। ई रिक्शा आपका हाइपोथिकेट होता है, उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन है, और एक 80 हज़ार, 90 हज़ार या 75 हज़ार जो भी मिनिमम अमाउंट आपको उसको लोन देना है, वो हाइपोथिकेशन करके आप लोन देते हैं। प्लस आप उसका घर की छानबीन करते हैं। तो ये छानबीन करने जाएंगे तब पता चलेगा कि वो कहाँ रहता है, उसकी खुद की अपनी एरिया में उसकी जान पहचान क्या है, उसकी इज्जत क्या। हम जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? और 100 लोगों को आपने लोन बांटा, एक अगर डिफॉल्ट हो गया तो आप बोलते सभी ई रिक्शा का लोन लेने वाले आदमी जो है गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसकी वजह से कस्टमर पहले भी कमजोर थे, और ई रिक्शा खरीदने के लिए पूरा डाउन पेमेंट दे करके 1.25 लाख के करीब उसकी ऑन रोड प्राइस बैठती है, इंक्लूडिंग आरटीओ, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ करके। तो 1.25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके वो ई रिक्शा कोई गरीब आदमी खरीद ले, ऐसी उसकी क्षमता नहीं होती है, और लोन उसको मिलता नहीं है। और एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, अगर आप पत्रकार लोग हैं, आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, एक आप अगर सर्वे करते हैं कि जो ई रिक्शा चल रहे हैं शहर में, आप अगर 2-4 दिन में एक ऐसा सर्वे निकालते हैं कि एक ई रिक्शा वाला दिन भर में कितने रुपए की दिहाड़ी बनाता है, तो आप ये पाएंगे कि मिनिमम 600 रुपये से लेके 800 से 1000 रुपये तक दिन भर में वो अपनी मजूरी बनाते हैं। अब उसके पीछे उसका खर्चा कितना है, भाई नेट प्रॉफिट क्या आ रही है उसको,
तो 30 से 40 रुपए की बिजली लगती है सिर्फ उसको ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए। तो 600 से कम कभी कमा नहीं रहा, मतलब 550 रुपया कम से कम वो घर को लेके जाता है। ये उसकी दिहाड़ी की बात हो गई। ई रिक्शा आने के बाद दिल्ली और एनसीआर सराउंडिंग में ये आंकड़ों में 60 से 70% की गिरावट आई है, क्योंकि कोई भी आदमी स्वभाव से क्राइम नहीं करता है। मजबूरी में क्राइम करने वाले लोग जो है, उसको अगर इज्जत की रोटी मिलने लग गई तो उसने अपने आप को इज्जत की रोटी कमाने में ज़्यादा अच्छा समझा बनिस्पत इसके कि लूट खसोट करे। तो दिल्ली के सराउंडिंग का जब मैंने ई रिक्शा का काम चालू किया, उसके बाद अब ये इतनी ज़्यादा डिटेल जानने की अपने पास वक्त नहीं बचता है। सुरेश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने अपना वेंचर जब स्टार्ट किया था ई रिक्शा का, तब मुद्रा लोन के जरिए काफ़ी लोग जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनको आसानी से लोन मिल जाता था और ई रिक्शा भी परचेस कर लेते थे, सब्सिडी भी मिल जाती थी। लेकिन बात का दौर ऐसा निकला कि जो अनएथोराइज जो रिक्शा जो निर्माता है, कुछ लोग हैं जो इनको मतलब एक तरह से उन्होंने आरटीओ के रूल्स को फॉलोअप नहीं किया, हल्का माल, निकृष्ट दर्जे का माल से अपना ई रिक्शा बनाना शुरू कर दिया। तो इस पर आपके बिजनेस पे कितना फर्क गिरा, उस बारे में? ये आपने एक बहुत ही गंभीर सवाल किया है, क्योंकि कोई भी ई रिक्शा बनाओ या कोई भी ऐसे जो मोटर व्हीकल है, अपने मोटर व्हीकल एक्ट है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की गाड़ियों के लिए अलग अलग कायदे बने हुए हैं। उसी प्रकार से ई रिक्शा के लिए भी एक मोटर व्हीकल एक्ट में कायदा बनाया गया। उसके तहत क्या होता है कि हमको एक ई रिक्शा बनाने के पहले अपना एक ई रिक्शा बना करके गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव्ड कुछ एजेंसियां, जिसमें एक आईकेट है, ICAT आईकेट बोलते हैं उसको, ठीक है, ARAI है, ये कंपनियां जो है, एजेंसियां है जो PSU कंपनीज है, और ये आपकी किसी भी व्हीकल को पूरे उसके अलग अलग पैरामीटर बने हुए हैं, उसके टेस्ट के कुछ ये बनाए हुए हैं कि क्या क्या टेस्ट करना है, उसके बाद आपकी व्हीकल को सर्टिफाई करते हैं कि हाँ दिस इज फिट टू राइड, फिट टू ड्राइव, रोड वर्दीनेस, ये 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं। और उस 3 टेस्ट को करने के लिए शायद वो 100 टेस्ट 200 टेस्ट करते होंगे। उसके बाद आपके व्हीकल को सर्टिफाई करते हैं कि हाँ आपकी व्हीकल आपने जो बनाई है ये सेफ है, सेफ्टी है इसमें, और ये हजार्डस नहीं है, लाइफ को इसका कोई थ्रेट नहीं है। तो वो एक प्रक्रिया ये होती है कि आपको पहले आपकी गाड़ी को अप्रूव करना पड़ता है। दूसरा एक होता है कि आपकी व्हीकल का आइडेंटिफिकेशन एक मार्क होता है, जो होता है उसका चेसी नंबर। वो चेसी नंबर लेने के लिए एक WMI कोड होता है, जो एजेंसी अमेरिका में है और पूरा विश्व उस एजेंसी को फॉलो करता है। वो एक आपको एक 3 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक एक यूनिक कोड देते हैं हर मैन्युफैक्चरर को। वो उस मैन्युफैक्चरर की पहचान होती है कि वो 3 डिजिट, जो पहले 3 डिजिट आपके चेसी नंबर के हैं, वो कौन से मैन्युफैक्चरर ने वो गाड़ी बनाई है, सबसे पहली पहचान वो होती है। तो ये 2 सर्टिफिकेट 2 लाइसेंस किसी भी मैन्युफैक्चरर को लेना आवश्यक होता है। लोगों ने लाइसेंस तो ले लिए, WMI कोड भी ले लिया, आईकेट में अपनी एक गाड़ी पास भी करवा लिया। अब दौर अच्छा नहीं है, मैं मार्केट ढंग से नहीं कर पा रहा, मेरे पास कस्टमर कमजोर है, तो मैंने अपने उस लाइसेंस और सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करना चालू किया। वो कैसे कि कोई बहुत सारे लोग हैं जो इसमें चाइना से इंपोर्ट होने वाला एम्पेरियर क्वालिटी का माल, प्लस जो मेन इसमें एक फैब्रिकेशन चेसी बॉडी जो बनती है, उसमें एक जो गेज थिकनेस, जो मजबूती के लिए सीट प्लेट पाइप जो यूज होना चाहिए, ISI स्टैंडर्ड का यूज होना चाहिए, तो उस प्रोडक्ट को हल्की क्वालिटी का मटेरियल, लोहा पाइप हो चाहे सीट हो प्लेट हो जो भी हो, हल्की क्वालिटी का, जिसकी कि तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये टन प्राइस कम हो जाती है, उस तरह के मटेरियल से वो चेसी बना लेना है। जो अनऑथराइज लोग हैं, जिनके पास की कोई लाइसेंस नहीं है, जिसके पास आईकेट का सर्टिफिकेट नहीं है, ना WMI कोड है, बट वो हमारे जैसे कोई एक थके हुए आदमी के पास जो इंडस्ट्री नहीं चला पा रहा है, उससे साठगांठ करता है, उसको कुछ पैसे का लालच देता है और उसके आईकेट के सर्टिफिकेट और वो WMI कोड को इस्तेमाल करके और बाजार से घटिया माल ला करके एक घटिया जात का रिक्शा बना डालता है। लॉकडाउन हुआ, 5 से 6 महीना लॉकडाउन था, और उसके बाद में जब ट्रेड में जब रिलैक्सेशन आया हुआ है, तो आज की हालत, आज की स्थिति आपकी ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग की क्या है?
उस बारे में बताइए। नहीं, ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति तो ये है कि लॉकडाउन के पहले हमारी फैक्ट्री अच्छी चलती थी। अभी 6 महीने हो गए फैक्ट्री बंद पड़ी है। लॉकडाउन के पहले कितने यूनिट्स सेल करते थे? लॉकडाउन के पहले हम अमूमन 150-200 यूनिट कम से कम महीने की बेच लिया करते थे। यहाँ से हमारा माल राजस्थान भी जाता था, यहाँ से हमारा माल मराठवाड़ा भी जाता था। मेरे पास डीलर आंध्रा में मेरे डीलर थे, डीलर है बोल सकते हैं, बट अभी इनऑपरेटिव है कहीं पर व्यापार। सुरेश बाजोरिया, संचालक राजेश स्टील एंड वायर इंडस्ट्रीज, नागपुर से हूँ। हम ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग में है, पिछले 6 साल से हम ई रिक्शा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारी यूनिट MIDC में है। लॉकडाउन के बाद में बिल्कुल व्यापार में जैसे अकाल सा पड़ गया है, ये तो एक लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति है, सारी दुनिया जानती है, सभी व्यापार में गिरावट आ गई है। परंतु इसके बावजूद भी ई रिक्शा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो निचले तबके के लोग के लिए आजीविका जीवन यापन करने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, जो कि हमारे आदरणीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की देन है इस हिंदुस्तान को, इस देश को। उन्होंने इसके लिए अपने पूरे सहयोग, अपना पूरा आश्वासन, अपना पूरे तरह के और बहुत सारी इसमें कायदे में सरलता के साथ में ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने अपना काम कर दिया। अब बाकी काम वो केंद्रीय मंत्री, हर स्टेट का काम तो केंद्रीय मंत्री नहीं कर सकते। तो हमारे सरकार से, हमारी राज्य सरकार से अपेक्षा है कि हमारे लिए कुछ एक पैकेज ऐसा लाए जिसमें कि लोकल मैन्युफैक्चरर, अभी महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो गिने चुने ई रिक्शा के मैन्युफैक्चरर है, जिसमें कि कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर से हमको सामना करना पड़ता है, जिसमें हीरो है, काइनेटिक है, बजाज है, जिसमें कि काइनेटिक और बजाज जो है महाराष्ट्र बेस्ड यूनिट है, लोहिया है, ऐसे कुछ बड़े नाम भी है जो ई रिक्शा बनाते हैं। पर हम लोग एक लघु उद्योग चलाने वाले छोटे मैन्युफैक्चरर हैं। तो हमारे लिए राज्य सरकार से हमारी अपील है, दरखास्त है, निवेदन है कि हमारे लिए कुछ ऐसी एक स्कीम आए जिसमें कि हमको कुछ छूट मिले और हमको कुछ प्रोत्साहन मिले, हमको कुछ सब्सिडी मिले, पर यूनिट के ऊपर मिले, कुछ भी एक कायदा बना करके। प्लस इसके अलावा ई रिक्शा की सेल को प्रोत्साहन मिले। इसके लिए बैंकों से गुजारिश है कि बैंकों से उनको आसान तरीके से, आसान किस्तों पर, आसान अरेंजमेंट के तहत जो है लोगों को लोन उपलब्ध कराया जाए और ताकि सेल में इजाफा हो। और सरकार कुछ गरीबों को खरीदने के लिए कुछ क्राइटेरिया बना करके कुछ सब्सिडी, जो कि एक्चुअल में सब्सिडी पास हो, ऐसा कायदा बनाए जो सब्सिडी वाकई में दी जाए, सिर्फ कागज़ की सब्सिडी नहीं बने और गरीब लोगों तक वो पहुंच पाए। और गरीब लोगों तक पहुंचेगी तभी हमारी इकाइयाँ जो है काम कर पाएगी। अन्यथा कागज़ के ऊपर कुछ काम हो जाए और वो अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो न कोई खरीदार या गरीब तबका लाभान्वित होगा, न लोकल इंडस्ट्री उससे आगे बढ़ पाएगी। हम लोगों को अभी, अगर मैं अभी की बात करूं तो पिछले 6 सालों में हम लोग पूरी तरह थक चुके हैं और अगर जल्द ही हमको कुछ अगर एक सहारा नहीं मिला तो शायद हम अपनी ये मैन्युफैक्चरिंग, जो आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो शायद मैं बोलूँ कि मैं मैन्युफैक्चरर था। तो ये नौबत नहीं आए। मेरी सरकार से, राज्य सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कुछ हमारे जैसे छोटे उद्योजकों के लिए कुछ, हमारे लिए कुछ पैकेज और दिया जाए, जिसके लिए कि मैं सरकार का बहुत आभारी रहूँगा। नीतियाँ सारी बनी हुई है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। सरकार ने नीति अच्छी से अच्छी बनाई है, रजिस्ट्रेशन के लिए हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो। MSME सेक्टर वाले, सेगमेंट वालों के लिए ये काम है, हम कर रहे हैं। तो बाकी कुछ हमें सब्सिडी मिले और गरीब लोगों को प्रोत्साहन मिले, इसका कुछ एक अगर उपाय हो तो बहुत अच्छा होगा। मेरी हाथ जोड़ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर या इंडस्ट्री मिनिस्टर है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि
प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा अपना नजरें इनायत करे तो शायद हमारी भी गाड़ियाँ चल पड़े।